हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवर्ना पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अधिगम के बारे में, उसकी परिभाषा देखे थे क्या हो रहा है। कई मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी उनका जो है परिभाषा देखें, उसके बाद उसकी जो विशेषता था अधिगम का वो भी देखे थे। तो उसके अब आगे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी जब हम अधिगम करते हैं तो उससे प्रभावित होने वाले उससे संबंधित कारक क्या क्या है, तो उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कहते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ का अधिगम करते हैं तो उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको ही जो है हम अधिगम कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में कई ऐसे तत्व होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मेन बात है कि सीखने की प्रक्रिया में जब हम अधिगम करते हैं तो कोई ऐसे तत्व या कारक होते हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे जो सीखने की क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। ये कारक कौन कौन से हैं? तो ये स्टूडेंट, टीचर, इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा। यानी स्टूडेंट, टीचर, एनवायरनमेंट, उसके अलावा भी कुछ कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थी से संबंधित कारक। यानी ऐसा कौन कौन से कारक हैं जो विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित कर सकता है। तो उसमें आता है पहला शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, सीखने की इच्छा, विलिंगनेस टू लर्निंग, अभिप्रेरणा का स्तर, मोटिवेशनल लेवल, सीखने का समय, टाइम ऑफ लर्निंग, और जो है सीखने की तत्परता, रेडियंस ऑफ लर्निंग। के पहला क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा का स्तर, सीखने का समय और सीखने का तत्परता। ये जो मुख्य रूप से 6 ऐसे कारक हैं जो विद्यार्थी को अधिगम के प्रभावित करने का कारक हैं। चलिए देखते हैं इसके विस्तृत से कैसे यह जो है विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं इसमें शारीरिक स्वास्थ्य जो है किस प्रकार से विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करता है, तो उसको जो है हम इसको डिटेल से देखेंगे। कहते हैं अगर विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो सीखने या अधिगम में जो है रुचि या मन लगाएगा। लेकिन वह बीमार है तो सारा ध्यान उसका अपने स्वास्थ्य पर रहेगा, तब वह अपने कार्य को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य में कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विद्यार्थी का जो है शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वह जो है सीखने में जो है रुचि लगाएगा, और जब वो बीमार रहेगा तो उसका सारा ध्यान जो है अपने बीमारी पर जो है आकर्षित रहेगा। उसको सारा ध्यान जो है अपने बीमारी पर रहेगा, तो जिससे उसको जो है अधिगम में जो है कठिनाई होगा, अधिगम करने में कठिनाई होगा। यानी अगर सीधा कहें तो अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो आपका मानसिक क्रियाएं भी अच्छी से काम करेगा, जिससे आपको अधिगम में जो है सुचारू रूप से चलाने में अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप बीमार रहेंगे तो आपका कोई भी काम जो है करने या सीखने में मन नहीं लगेगा। तो वही जो है शारीरिक स्वास्थ्य जो है अधिगम में बच्चे को अच्छी रहना चाहिए, तभी वह जो है अच्छी तरीक़ा से कोई चीज़ को अधिगम कर पाएगा। अब जो अगली कारक है वो है मानसिक कारक। मानसिक कारक में क्या कहता है? कहते विद्यार्थी को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए। विद्यार्थी को जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए, जिससे कि वह किसी बात या कार्य को जल्दी सीख ले। ऐसे नहीं होने पर वह बात को सीखने में ज़्यादा समय लगाता है और जल्दी भूल जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य तो चलिए शारीरिक स्वास्थ्य में देख लिया कि किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहना चाहिए, मानसिक स्थिति भी आपका सही रहना चाहिए, जिससे आप किसी बात को जल्दी सीख सकते हैं। अगर आपका जो मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो आप तो कोई बात को सीख लेंगे पर जो है उसे तुरंत भूल जाएंगे, है ना। तो यही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी जो है छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। अब आता है सीखने की इच्छा।
ये भी जो है विद्यार्थी के अधिगम का मुख्य कारक है, प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। कहता है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ विद्यार्थी को सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, जिससे वह किसी बात या काम को जल्दी सीख लेता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो आपको उसमें जो है आपके अंदर की इच्छा रहनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है कोई चीज़ सीखने का तो आप उससे जल्दी सीख नहीं पाएंगे। अगर सीख भी लिए ना तो कुछ समय बाद ही जो है आप भूल जाएंगे। यह जो है आपको अस्थायी अधिगम होगा, जिससे जो है आप तुरंत सीखेंगे और तुरंत इसे भूल जाएंगे। तो यही जो है इसमें तीसरा कारक था। चलिए अब देखते हैं चौथे कारक। यह चौथा में है अभिप्रेरणा का स्तर अर्थात मोटिवेशनल लेवल। इसमें कहते हैं शिक्षकों को विद्यार्थी को किसी कार्य को सिखाने के लिए अधिक से अधिक मोटिवेशन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को कार्य के प्रति अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सके, जिससे वह अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। इसमें कहने का मतलब है कि मोटिवेशन लेवल में कि शिक्षक को जो होता है उसको विद्यार्थी को अधिक से अधिक मोटिवेट करना चाहिए, उसको जो है अभिप्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, जिससे जो है बच्चे अपने पाठ के प्रति अधिगम करने में अधिक रुचि दिखाए, अधिक जो है प्रेरित हो अपने लक्ष्य के प्रति, जिससे वो अपने लक्ष्य तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो यही जो है अभिप्रेरणा का स्तर, ये भी जो है ये चौथा कारक था विद्यार्थी को अधिगम को प्रभावित करने में। अब आते हैं पांचवा कारक में। पांचवा कारक है आपका सीखने का समय। आप अधिगम करते हैं तो उसमें जो है कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें जो है समय का महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। समय का पाबंदी आप किस प्रकार से करते हैं उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी पाठ को समय से ज़्यादा समय लगता है, किसी भी पाठ को समझाने में ज़्यादा समय लगता है तो विद्यार्थी थकान महसूस करता है और वह उसे समझने के प्रति ध्यान नहीं देता है। कहता है अब अगर कोई भी पाठ को आप जो है कोई भी चीज़ को कोई भी विषय को जो है आप किसी बच्चे को विद्यार्थी को आप समय से अधिक समझाएंगे, अधिक समय तक समझाएंगे, ज़्यादा लंबा क्लास खींच लेंगे तो वह जो है आपको पढ़ने के प्रति रुचि नहीं दिखाएगा। वो जो है थकान महसूस करने लगेगा और उसका दिमाग जो है मानसिक क्रियाएं जो है अलग अलग तरह से काम करने लगेगा। तो इसलिए कहता है कि समय का जो है सीखने का समय भी जो है एक लिमिट रहना चाहिए, जिससे जो है बच्चे सीख सके। अगर आप जो अनलिमिटेड कर देंगे तो इससे जो है उसके अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं आप। तो इसमें जो है पांचवा कारक में सीखने का समय भी जो है वह एक निश्चित रहना चाहिए, जिससे जो है विद्यार्थी सही समय पर सीख सके। अब है सीखने की तत्परता। यदि विद्यार्थी किसी पाठ या तथ्य को सीखने के लिए तत्पर है तो वह उसे तुरंत सीख लेता है और उसे ज़्यादा दिन तक याद रखता है। वो जो है उसे ज़्यादा दिन तक रखता है। यदि आपके अंदर तत्परता है, किसी छात्र के अंदर तत्परता है तो कोई भी चीज़ जो है तुरंत सीख लेता है, और वो जो तुरंत सीख लेता है तन मन धन से, तो वह जो है उसके जीवन में जो है हमेशा के लिए वो याद रहता है। तो वही कहते हैं पांचवा कारक जो है सीखने की तत्परता भी होना चाहिए। अगर आप में तत्परता नहीं है तो ये आपके अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। हमने अभी देखे हैं 6 पॉइंट विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने देखा शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे को अच्छे रहना चाहिए, विद्यार्थी को मानसिक स्वास्थ्य अच्छे रहना चाहिए, अभिप्रेरणा का स्तर होना चाहिए, सीखने का समय लिमिटेड होना चाहिए, सीखने में तत्परता होना चाहिए। ये कल लगभग 6 जो है कारक हमने देख लिया। अब जो हम बात करेंगे वो होगा शिक्षक से संबंधित कारक। अगर शिक्षक में भी ये कोई कमियां होती हैं तो वो भी जो है शिक्षक में भी कोई कारक होता है, कारण होता है, जिससे जो है अधिगम प्रभावित होता है। तो हम देखते हैं अब शिक्षक से संबंधित कारक। कहता है शिक्षक से संबंधित भी कारक होता है। हमने देख लिया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 कारक थे, विद्यार्थी, शिक्षक और वातावरण। तो इसमें जो है शिक्षक से संबंधित कारक फैक्टर बिलोंग्स टू द टीचर, बिलोंगिंग टू द टीचर। इसमें कहता है कि जिस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह सिखाने वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आप जिस तरह से जो सीखने वाला महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से
सिखाने वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी एक दूसरे का जो है दोनों पूरक होता है, सीखने वाला और सिखाने वाला। अगर सीखने वाला न रहे तो सिखाने वाला भी कुछ नहीं कर सकता, अगर सिखाने वाला न रहे तो सीखने वाला भी कुछ सीख नहीं सकता है। तो ये कहता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यह कार्य शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है। शिक्षक से संबंधित ऐसे कई कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षक से संबंधित भी कई ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है। उसमें देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो ये शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थी से कैसा संबंध होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ जो है उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा जो है शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा, ये 6 शिक्षक से संबंधित कारक हो गया। पहला कौन होता है, शिक्षक का व्यवहार, दूसरा मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक का व्यक्तित्व, बाल केंद्रित शिक्षा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसमें कहता है शिक्षक का व्यवहार में जो है आपको सीखने के क्रम में शिक्षक का व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह किसी भी कार्य को सीखने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जब शिक्षक किसी विद्यार्थी के साथ सहयोग, समानता, सहानुभूति आदि का व्यवहार करते हैं तो बालक उस कार्य में जो है रुचि लेकर आसानी से सीख लेता है। अगर आप शिक्षक का व्यवहार अच्छा रहता है तो विद्यार्थी जो है सीखने में जो है अच्छी तरह से रुचि लेते हैं। तो यही जो है शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार इसमें कैसा होना चाहिए, तो विद्यार्थियों के साथ जो है सहयोगात्मक होना चाहिए, समानता होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी के सहयोग करना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ रहा है तो उसे जो है अच्छी तरह से समझाना चाहिए। समानता यानी सभी छात्रों में जो है समानता की भावना रखना चाहिए, छात्रों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ना कि डांट कर उसको जो है कोई चीज़ गलत करे तो उसको भगा देना चाहिए। इसलिए कहता है सहानुभूति होना चाहिए। 3-4 चीज़ जो है शिक्षक का व्यवहार में होना चाहिए। अब आता है मनोविज्ञान का ज्ञान। टीचर को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। टीचर को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। कहता है जब तक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, अभिरुचि आदि क्षमता को पहचाना जा सकता है और उसी के अनुसार सिखाया जाता है। कहता है कि शिक्षक के अंदर जो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान का मतलब होता है कि आप किसी के मन को जो है पढ़ सकें, किसी विद्यार्थी के मन को पढ़ सकें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके जो है क्या कष्ट हैं, उसकी क्या समस्या हैं। यह भी ज्ञान होना टीचर को बहुत ज़रूरी है, जिससे कि किसी बच्चे को वह उसकी हल निकाल सके। तो ये कहता है कि जब तक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह छात्रों को कुछ भी नहीं सिखा सकता है। यानी जब तक टीचर को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, जब विद्यार्थी के मन की बातों को नहीं पढ़ सकता है तब तक वह उससे छात्रों को कुछ नहीं सिखा सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही आप बच्चे में जो है कि उसकी बच्चे के अंदर की क्या रुचि है, क्या क्षमता है, क्या अभिरुचि है आदि क्षमता को आप परख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसी के अनुसार जो है आप उसको सिखा सकते हैं। तो ये हो गया मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक को कितना जरूरी है वह कारक। अब आता है तीसरा में, यह है शिक्षक का विद्यार्थी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध होना चाहिए। तो विद्यार्थी अपनी समस्याओं को बिना हिचकिचाहट उसके सामने रख देता है, नहीं तो वह
अपनी समस्या को नहीं सुलझा सकते। इस स्थिति में वह सिखाने का कार्य प्रभावित होता है। अतः शिक्षक का विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध होना चाहिए। जब तक अगर कोई शिक्षक का विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध नहीं रहता है तब तक जो है विद्यार्थी कोई भी सवाल पूछने से शिक्षक से जो है डरता रहता है। और अगर विद्यार्थी जो है शिक्षक से कोई सवाल पूछने में डरता है तो उसके समस्या का जो है हल नहीं निकलता है छात्रों का, जिससे जो है छात्र का अधिगम प्रभावित होता है। इसलिए शिक्षक का जो है विद्यार्थियों के साथ मधुर संबंध होना चाहिए, न कि आक्रामक। तो हमने देखा तीसरा, शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। अब देखते हैं शिक्षक विद्यार्थी शिक्षण की विधियाँ। टीचर में जो है एक महत्वपूर्ण गुण ये रहता है कि वह जो है अपनी शिक्षण विधियाँ से जो है विद्यार्थी को कोई भी चीज़ जो है अच्छी तरह से समझा सकता है। लेकिन अगर आप में शिक्षण विधियाँ नहीं हैं तो आप बच्चे को आसान से आसान चीज़ भी जो है नहीं समझा सकते हैं। तो वही है, शिक्षक के अंदर जो है एक शिक्षक को जो है उसके शिक्षण विधियाँ भी अच्छी रहनी चाहिए। तो ये है शिक्षण की विधियाँ। कहते हैं किसी भी कार्य को सीखने के लिए शिक्षण विधियाँ अति महत्वपूर्ण होता है। बालक का बुद्धि स्तर अलग अलग होने के कारण प्रत्येक बालक को एक ही शिक्षण विधियाँ से नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण विधियों का प्रयोग व्यक्ति भिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, क्लास में जो होता है, वर्ग में कई प्रकार के आपको छात्र मिलेंगे। कोई जो है इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे, कोई औसत दर्जे का बच्चा मिलेंगे, कोई जो है निम्न दर्जे का बच्चा मिलेंगे। यानी कोई जो है पढ़ने में सुपर तेज होता है, कोई जो है विद्यार्थी पढ़ने में जो है मध्यम होता है, और कोई जो है साफ जो है कमज़ोर होता है। तो उसी के अनुसार जो है अगर आप सिखा रहे हैं कोई विधियाँ, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो अच्छे विद्यार्थी जो होगा तेज बुद्धि वाले वो तो तुरंत सीख जाएंगे। लेकिन जो बालक जो है मंद बुद्धि वाले होंगे उसको समझने में कठिनाई होगा। तो इसके लिए आपको जो है अलग अलग शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए ना, यानी कि जो विद्यार्थी नहीं समझ रहे हैं उसके लिए आपको अलग से जो है आपकी शिक्षण विधियाँ को अलग शिक्षण विधियाँ से पढ़ाना होगा, जिससे जो है वो मंद बुद्धि वाले बालक भी जो है उसको समझ लेते। इसलिए जो है शिक्षक को जो है शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। कई प्रकार के शिक्षण विधियाँ जो है उसे आनी चाहिए, जिससे जो है वह किसी भी छात्र को मंदबुद्धि हो या मध्यम औसत दर्जे का हो या इंटेलिजेंट हो, तेज बुद्धि वाले हो, उसको आप कवर कर सके। अब आता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं शिक्षक को बालक के प्रति और प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार दी गई शिक्षा का वह पूरी तरह से लाभ उठाते हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनकी रुचि क्षमता को आधार बनाकर प्रदान की जाती है। वर्तमान में ऐसे ही शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर कहता है कि विद्यार्थी को जो है शिक्षक द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा ही देनी चाहिए, न कि टीचर सेंट्रेड यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसको जो है उसके बालक के प्रकृति के अनुसार ही जो उसको बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार की दी गई शिक्षा को का जो है विद्यार्थी पूरी तरह से लाभ उठाता है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा ही यानी बालक को क्या रुचि है उसी प्रकार से उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो यही हो गया बाल केंद्रित शिक्षा, टीचर की संबंधित जो है कारक। अब देखते हैं अगले में जो है आपको क्या है। अब आता है वातावरण पर्यावरण से संबंधित कारक। इसमें जो है आपको 4 कारक हैं, आप अपने मन से भी कुछ कारक जोड़ सकते हैं। इसमें विद्यालय से संबंधित कारक, पहला कारक हो गया कक्षा का पर्यावरण, वातावरण, पारिवारिक वातावरण। यानी कि इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित कारक में 4 आपके प्रमुख कारक हैं। उसमें है पहला विद्यालय से संबंधित कारक। तो विद्यालय से संबंधित कारक का जो है हम यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि बहुत से विद्यालय जो है ऐसी जगह पर होता है जहाँ वाहनों का शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर होता है जहाँ निरंतर दुर्गंध आता रहता है। इन दोनों स्थिति में विद्यार्थी का ध्यान कार्यों से को सीखने में भंग होता है। अतः कक्षा का निर्माण जो है ऐसी जगह होनी चाहिए, कक्षा का निर्माण जो है ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ अधिगम में कोई प्रभावित न हो।
वातावरण से संबंधित कारक में क्या हो गया, यानी विद्यालय की से संबंधित कारक में जो है कि बालक विद्यालय की स्थिति कैसी जगह होनी चाहिए, तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो है शांति हो, विद्यार्थी को पढ़ने में जो है ध्यान भंग न हो, वहाँ शोर शराबा न हो, वहाँ दुर्गंध न हो। ऐसी जगह विद्यालय की स्थिति होनी चाहिए जिससे जो विद्यार्थी अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने अधिगम में लगा सके। अगर ऐसी जगह ना हो कि ऐसा ज़्यादा शोर शराबा हो, वहाँ पर दुर्गंध आता हो, जिससे जो है विद्यार्थी का शोर शराबा से भी ध्यान भंग होगा, कुछ दुर्गंध आएगा तो उससे भी ध्यान जो है बच्चे को अधिगम को जो है भंग करेगा। तो इस प्रकार विद्यालय की स्थिति होनी चाहिए जहाँ बच्चे सुचारू रूप से अपना ध्यान आकर्षित करके अपने अध्ययन पे लगा सके। अब आता है कक्षा का पर्यावरण। किसी विद्यालय में कक्षा का अनुशासन इतना होना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई के अलावा अन्य बातों नहीं की जा सकती। जब वर्ग में अनुशासनहीनता होगा तो अधिगम में परेशानी होती है। अतः कक्षा का वातावरण ऐसी होनी चाहिए जहाँ अधिगम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई जगह देखते होंगे कि कक्ष में क्लास चलते वक्त में बच्चे जो है बातचीत आपस में शोरगुल करते रहते हैं, जिससे जो है पढ़ने वाले बच्चे को अधिगम में प्रभावित होता है। तो यही जो है कक्षा का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो शांति माहौल होना चाहिए। अब बात करते हैं हम वातावरण का। कहते हैं किसी भी कार्य को सीखने के लिए वातावरण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यह वातावरण पारिवारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हो सकती है जो सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी वातावरण जो है पारिवारिक जो है या कहें तो सामाजिक सांस्कृतिक को जो है अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो है बच्चे को पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लग सके। दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबा खींचते जा रहा है, हम इसको जो है थोड़ा कम करना चाहेंगे, तेज़ी से खींचना चाहेंगे।